नमस्कार। खेती-बाड़ी और पशुपालन के हर पहलू से आपको रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अनामिका आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत करती हूं। आज के कार्यक्रम के ज़रिए हमने फिर से ये कोशिश की है कि आपको कृषि से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध करा सके। तो चलिए आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और पहले आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ड्रिप सिंचाई कंट्रोल मशीन लगाने के लिए मिलेगा 90% तक का अनुदान। आम के बेहतर उत्पादन के लिए अभी से करें उचित देखभाल। और मोटे अनाज उत्पादन के लिए मुंगेर के किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई तकनीक का लाभ उठाने के लिए बिहार सरकार किसानों को अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार किसानों को 90% तक का अनुदान भी मुहैया करा रही है। ड्रिप सिंचाई कंट्रोल मशीन से एक ओर जहां किसान कम पानी की खपत में सिंचाई कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मशीन की मदद से खेतों में खाद को भी आसानी तक से पहुंचाया जा सकता है। किसान भाई, फरवरी महीने में आम के पेड़ों में बौर यानी मंजर आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसकी अच्छी उत्पादन पाने के लिए अभी से ही देखभाल की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि थोड़ी सी चूक से रोग और कीट पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। फलों का राजा आम हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण फल है। बिहार में इसकी खेती व्यापक स्तर पर की जाती है। इस समय किसान भाइयों को बाग में सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे नमी बनी रहे, और साथ ही पेड़ों पर कीटनाशकों का छिड़काव भी करना चाहिए। इसके बाद दूसरा छिड़काव जब फल चने के बराबर हो जाए तब करें। किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस समय पेड़ों पर बौर लगा हो उस वक्त कीटनाशक का छिड़काव ना करें, क्योंकि इसका परागकण हवा या मक्खियों द्वारा होता है, और अगर कीटनाशक का छिड़काव कर दिया जाए तो मक्खियां मर जाएगी और बौर पर नमी होने के कारण परागकण नहीं होगा, जिससे फल बहुत अच्छा नहीं आएगा। कहा जाता है कि देवी देवताओं को गेंदे के फूलों से काफी लगाव होता है। गेंदा का फूल का इस्तेमाल पूजा पाठ के अलावा विभिन्न समारोह में भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गेंदे के फूल से अगरबत्ती और सुगंधित तेल भी बनाए जा सकते हैं। फूलों से बनाई गई यह अगरबत्ती ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली होती है। इससे पर्यावरण को किसी भी तरह की नुकसान नहीं होता। फूलों की खेती करने वाले किसान भाई इसे घर में कुटीर उद्योग के रूप में अपना सकते हैं, या फिर बड़े व्यवसाय के रूप में भी इसे देखा जा सकता है, जिससे आप खुद के मुनाफे के साथ साथ अन्य लोगों को रोजगार भी मुहैया कराते हैं और रोजगार का सृजन भी करते हैं। दलहनी सब्जियों में मटर का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मटर की खेती से जहां एक और कम समय में अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होता है। किसान भाई, अगर आप अगेती और मध्य किस्मों की खेती करते हैं तो मुनाफा अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। मध्य किस्मों में आजाद मटर BL3 एवं अर्का संपूर्ण है, वहीं काशी नंदनी आर्किल अर्ली दिसंबर जवाहर मटर 3 जवाहर मटर 4 अगेती उन्नत किस्म है। आप इन किस्मों को अपनाकर अपनी खेती को और मजबूत बनाएं। आज अगर किसान सफल है तो उनकी सफलता के पीछे कृषि विज्ञान केंद्रों का भी बड़ा योगदान है। इसलिए खबरें खेती की में आज के इस अंक में हमारा सलाम मुंगेर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के नाम है, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना के तहत मुंगेर जिले के किसानों को मोटा अनाज के उत्पादन के लिए प्रेरित करने में सराहनीय पहल की है। हरित क्रांति ने कृषि के अधिक उत्पादन वाली धान गेहूं की किस्मों का वर्चस्व तो स्थापित कर ही दिया है, लेकिन कुछ दशकों बाद ही मिट्टी में होने वाले दुष्प्रभावों के कारण इन फसलों का तिलिस्म टूटने लगा है, जिससे मोटे अनाजों की वापसी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 को ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया और संयुक्त राष्ट्र
ने जारी वर्ष यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया। खराब मिट्टी और कम पानी वाले क्षेत्रों में उत्पादन देने वाले मोटे अनाज स्वास्थ्य के नजरिए से शानदार होते हैं। इसलिए मुंगेर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा इसे एक अभियान के रूप में लेते हुए मुंगेर जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी किसानों को मोटा अनाज के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी पर और चलते हैं दाल के ताजा भाव पर। अरहर दाल 10,500 से 11,500 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 6800 से 7200 रुपए प्रति क्विंटल, चना दाल 6,100 से 6300 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग दाल 9500 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। राज्य से अब ठंड धीरे धीरे रुखसत लेने लगा है। आसमान मुख्यतः साफ हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों को विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव अवश्य करें। कृषि समाचार से अभी आपने कई जानकारियाँ ली। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। जानकारियाँ अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। विराम के बाद कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कई बार पशुओं में रोग हो जाने के कारण उनके उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे पशुपालक भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। इन परेशानियों से बचने के लिए पशुओं का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना ज़रूरी होता है। इससे समय से पहले रोग का पता चल जाता है और सभी ज़रूरी प्रबंधन किया जा सकता है। इस विषय पर आइए और जानकारी लेते हैं पशु चिकित्सक अजीत कुमार से। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पशुपालन आज के परिदृश्य में भारत में एक बृहद व्यवसाय का रूप ले चुका है। और कुछ तकनीकी कारणों से, तकनीकी कारण मतलब कि कुछ जानकारियों के अभाव में, कुछ देख रेख के जो उसकी ज़रूरत है उसको नहीं देख पाने के अभाव में, मतलब कुछ नई नई चीज़ें जो इनोवेट हो रही है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं हमारे पास, जो कि वैज्ञानिकों ने शोध किया है, वो नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते हमें नुकसान हो रहा है और दूध उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो पशु रोग में, खास करके पशुओं में पशु रोग और जांच, खून जांच का क्या महत्व है, इस विषय पर बात करेंगे। क्योंकि जांच के बिना हमारे यहाँ अंधाधुंध दवाओं का इस्तेमाल हमारे पशुओं पर किया जा रहा है। तो हमें रोकने के लिए आपको जागरूक होना है, इसको रोकने के लिए जागरूक होना होगा। और जागरूक होंगे तब जब हम पशुओं के खून जांच करवाएंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार मौजूद है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर,
पशुओं में जांच की ही बात शुरू हम पहले इससे करते हैं कि जांच पशुओं में खून जांच क्या है, कैसे किया जाना चाहिए? पशुओं में देखिए खून जांच का आपको उसमें जैसे ह्यूमन में आप जानते हैं कि बहुत तरह के जांच घर हैं, लेकिन पशुओं में ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ह्यूमन के केस में तो 2 दिन 3 दिन बाद 2 दिन आपको दवाई देगी, उसके बाद जांच लिख देगा, क्योंकि उससे ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो तुरंत दवा लिख देती है। लेकिन इनके पशुओं के केस में ऐसा नहीं है। पशुओं के केस में अंधाधुंध जो है कि एक चेंज नहीं हो तो दूसरी दवाई देते रहते हैं, जिससे कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होने के चांसेज हैं और दूसरे जानवर ठीक भी नहीं हो पाता बहुत ज़्यादा केसेज में। तो जैसे ही आपको लगे कि 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है जानवर, तो आपको उसके लिए जांच में जाना ज़रूरी है और जांच कराना चाहिए। इसके लिए कई तरह के टेस्ट हैं। जैसे आप अगर ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन जो कि पैरासाइटिक डिजीज के लिए होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है एक्चुअली पशुओं में कहीं सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आप किसी को देखिएगा कि एक बार कहा कि सर्रा, अगले में कहेगा बवेसिया है, तो जब तक वो जांच नहीं के कैसे कर सकता है कोई भी कि सर्रा है या बवेसिया है। तो इसी पे जो है कि आँख मूंद करके ट्रीटमेंट करते हैं और बेकार की दवा चलती है, जिससे जानवर पे इफेक्ट पड़ता है, उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। कि जो दवा ज़रूरत नहीं वो भी चलाते हैं। ये नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि जांच नहीं करते हैं और जांच की व्यवस्था कम है। जनरली हम लोग कॉलेज में, हमारे जो बिहार वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे इन सब जांच की व्यवस्था है और बहुत दूर दूर से पूरे कह सकते बिहार के कई एक क्षेत्र से जो है कि इस जांच के लिए बहुत सारे पशु के ब्लड सैंपल आते हैं हमारे पास। मैं इसी कार्य में जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस कॉलेज में ही काम करता हूँ, बहुत सारे मैंने जाँच करता रहता हूँ। सर, जांच का हम इसमें जानना चाहेंगे, जैसे रेसिस्ट कर जाता है तो या एंटीबायोटिक अंधाधुंध चल रहा है, जांच का महत्व है क्या? मतलब उसको किसान क्यों करवाए, क्या उससे फ़ायदा हो सकता है? अब देखिए, जैसे आप जो है कि आपके जानवर अगर बीमार हो गए पहले दिन कुछ किए, तो नॉर्मल केसेज में कोई भी होता है तो आपका जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है वो पहले देते हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, तो उस केस में जांच बहुत ज़रूरी रहती है। जैसे अगर नॉर्मल समझिए कि फीवर अगर 105 से अब जा रहा है तो जनरली मानते हैं कि हीमोप्रोटोजन हो सकता है, जो पैरासाइट है, तो उसकी जांच की बिना पहचान कर ही नहीं सकते। जो अभी मैं सर्रा की बात कर रहा था, तो सर्रा तभी कर सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं सर्रा हो गया, ऑनर को बताते हैं सर्रा हो गया है, लेकिन वो सर्रा आप जब तक जांच नहीं करेंगे कैसे कर सकते हैं कि सिम्टम के आधार पे कि सर्रा है। तो इसलिए जांच करना जरूरी है। और दूसरी ब्लड की और जो जांच होती है, जैसे आपका जैसे उसके बायोकेमिकल पैरामीटर्स है या फिर उसके बायोकेमिकल के साथ साथ हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें का पता चलता है। जैसे अगर बहुत दिन से जानवर बीमार है उस केसेज में तो जांच बिल्कुल करानी चाहिए। कम समय का हो तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिन से बीमार हो तो जांच कराइए, आपके जानवर के ठीक होने का ज़्यादा चांसेज है। नहीं तो बहुत सारे केसेज में ऐसा होता है कि महीनों तक ट्रीटमेंट चलता रहता है और जानवर ठीक नहीं होता है। जांच का स्पेशल एक थनेल रोग में भी आता है, थनेल में भी देखते हैं कि ऐसे ही एंटीबायोटिक देते रहते हैं, जबकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस उसमें आती है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, उस टेस्ट को करने से, दूध का टेस्ट है, दूध का जांच किया है और एंटीबायोटिक जो सेंसिटिविटी टेस्ट है उससे क्या होगा, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा एंटीबायोटिक इसमें काम करेगा, तो आप वो एंटीबायोटिक दीजिएगा तो आपका थनेल तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर ऐसे ही आप आँख मूंद के दवा चला रहे हैं तो ऐसे केसेज में चांसेज है कि ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ज़्यादातर में जांच नहीं करा पाते, लेकिन आजकल बहुत सारे फार्मर अवेयर हो गए हैं तो दूर दूर से सैंपल आती है इसीलिए। लेकिन अभी ज़रूरत ये है कि जो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में इसका जो है कि प्रभाव पड़े और सब जगह हर एक किसान जो है कि जांच में अगर जांच कराएंगे तभी नए जो है कि जांच घर पशु के लिए अलग से खुलेंगे। अच्छा सर, इसमें हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जांच घर अभी हमारे यहाँ है नहीं, बिहार में पशुओं के लिए जांच घर की व्यवस्था नहीं है। तो अगर कुछ युवा इससे, हमारे युवा किसान जुड़ना चाहें जांच से, इसके लैब खोलने के लिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? पशुओं में जांच के लिए वेटनरी में ऐसा कोई अभी तक डिग्री का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो लोग DMLT किए हुए हैं जो ह्यूमन के लिए, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादातर जो भी प्रोसेस है उसका जांच करने का आदमी और जानवरों में लगभग समान ही होता है, थोड़े बहुत अंतर हैं। तो उसके लिए कॉलेज प्रशिक्षण देती है, कॉलेज में आकर उसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। और जो DMLT के उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा तो वो लोग आके प्रशिक्षण लें और अपने एरिया में जाके वहाँ पे जांच घर खोल सकते हैं।
ये आमदनी का भी अच्छा स्रोत है, क्योंकि अभी है वेटनरी से रिलेटेड जांच घर है ही नहीं, और इसकी बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि ज़रूरत है अभी, और युवाओं को चाहिए कि आगे बढ़ के आएँ और इस तरह के जांच घर खोलें, जिससे कि किसानों को भी फ़ायदा हो। इतनी अच्छी जानकारी, खास करके एक नई जानकारी हम कह सकते हैं कि पशुओं में खून जांच करवाना ज़रूरी है। जैसे आप देखते हैं कि हमें एक मामूली सर्दी खांसी होती है तो डॉक्टर के यहाँ जाने पे सबसे पहले वो प्रीफर करते हैं कि आप जांच करवाइए। आपको अगर बुखार है तो किन कारणों से बुखार है, बिकोलाई है या और भी कई कारण है, तो क्या है आपको। इसलिए पशुओं में भी बस सेम हमारी तरह ही उसमें भी बीमारियां होती है, बस अंतर इतना है कि हम बोल पाते हैं, पशु हमारे बोल नहीं पाते हैं। आप जागरूक रहें और इसके प्रति खास करके जांच के प्रति, जैसा हमारे विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर जांचोगे तो बढ़ोगे, मतलब आपकी पैदावार बढ़ेगी, आपका उत्पादन बढ़ेगा। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पशु रोग निवारण में जांच क्यों ज़रूरी है, अभी आपने समझा। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, मौसम अब बदल रहा है और ऐसे मौसम में फसलों पर कई तरह के कीट और रोग का प्रकोप बढ़ने लगता है, जिससे पैदावार अच्छा नहीं मिल पाता। इसीलिए ज़रूरी है फसलों को हानि से बचाने के लिए उनका सही समय पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। आइए अपने विशेषज्ञ वाजिद हसन से जानते हैं दलहनी फसलों में कीट नियंत्रण कैसे करें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, रबी का मौसम शुरू हो चुका है और ख़ास करके गेहूं का तो है ही, दलहनी जो फसलें हैं उनका भी सीज़न शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों में जो चना है, मसूर है, उनका जो पैदावार है वो हमें प्राप्त होने की स्थिति में आ जाएगी। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि दलहनी फसलों में कीट प्रबंधन कैसे हो ताकि उत्पादन पर असर नहीं पड़े। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाजिद हसन, जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार किसान भाई। सर, हमारे किसान भाई दलहनी फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन कैसे करें? जैसे किसान भाइयों जो है हमारा जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, रबी में मुख्यतः हमारे दो जो है दलहनी फसल बहुत ही मुख्य हैं और जो अच्छे जो है बहुत बड़े एक क्षेत्र में हम लोग जो उत्पादन करते हैं, जिसमें चना और मसूर है। चना मसूर की अगर बात करें तो एक सबसे बड़ी समस्या आती है, बहुत सारे किसान भाइयों का हमारे पास भी फ़ोन आता है, डेली हम लोग उनकी समस्या देखने भी जाते हैं कि जो है जैसे ही उनका चना और मसूर जन्मना शुरू होता है तो उसके 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद भी उनके चने और मसूर के पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, उसको बोलते हैं हम लोग उकठा रोग। वो एक विल्ड डिजीज कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे फंगस 3-4 तरह के रहते हैं जो क्या करते हैं, उनकी जड़ों में हमारे 2 तरह के बंडल होते हैं, एक होता है जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम बंडल से पौधे हमारे जो है ज़मीन से पोषक तत्व और पानी लेकर ऊपर जाते हैं, जिससे फिर जो है उसकी पत्तियों में टहनियों पहुंचाते हैं और फिर वहां से खाना बन के वापस जो फ्लोएम से आता है। तो इस बीमारी में क्या होता है, उकठा रोग में जो जाइलम बंडल हैं, ज़मीन से लेने के लिए जो जाइलम बंडल हैं, यानी वो खाना लेते हैं, पानी और खाद लेते हैं, वो चौक हो जाते हैं और पौधे हमारे सूखने शुरू हो जाते हैं। फिर किसान भाई हमारे क्या करते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती, वो किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, कुछ दवा उसमें डालते रहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पौधा हमारा सूखता जाता है। तो किसान भाइयों, उसको सूखना रोकने के लिए सबसे पहले आपको उसकी जो है एकीकृत जो उसकी प्रबंधन की तकनीक है उसको अपनाना होगा, नहीं तो आप उसको सूखना बहुत मुश्किल नहीं रोक पाएंगे। सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको क्या करना है कि फसल चक्र अपनाएं। अगर हमारे किसी खेत में 20-30% से ज़्यादा पौधे सूख रहे हैं, चना या मसूर के या अरहर भी हो, तो हमें फसल चक्र अपनाना है। तो कोशिश करिए 2 से 3 साल उसमें दलहनी फसल मत लगाइए, जो है उसमें आप सरसों ले लीजिए, उसमें आप गेहूँ ले लीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक जब 2-3 साल के बाद आप उसमें दलहन लगाएंगे उस खेत में, तो आपका चना मसूर सूखना कम होगा। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, जैसे ही हम जो है मार्च में जो है चना मसूर को उखाड़ के ले आते हैं पक्की हुई फसल को, लेकिन हमारी जो बीमार जड़ें हैं वो ज़मीन में रह जाती हैं, वो बीमारी फिर अगले साल जब हम बीज बुनते हैं फिर उसमें चली जाती है। तो ऐसी अवस्था में हम जैसे ही लू चलना शुरू होती है अप्रैल के महीना में, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हाँ, एक मिट्टी पलटने वाले हल से, कल्टी हल से उसको 10 इंच गहराई में कम से कम मिट्टी पलटने वाले हल से 3 साल में एक बार अपने खेतों की जुताई कर देंगे, तो उससे आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो उसमें जितने भी हमारे जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, बैक्टीरिया या फंगस उसमें छुपे हुए हैं वो सब ऊपर आ जाएंगे। लू चल रही है, टेम्परेचर हमारा 40+ होता है, 40 से ऊपर होता है, तो गर्मी से वो सब ख़त्म हो जाएंगे और बीमारी जो है काफ़ी हद तक वो हो जाएगी कम।
संदर्भ से सर जुड़ा हुआ अगला सवाल है वह यह है कि बिहार में आज बड़े पैमाने पर दलहनी फसलों की खेती की जा रही है, खास करके टाल क्षेत्रों में। तो कई किसान भाइयों की ये शिकायत सुनने में आ रही है कि जो खास करके जो चना का जो ये पौधा है उसमें हरे रंग का एक कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो फल को सीधे खा जाता है, और चना का जो ये खोखला जो रहता है उसी के अंदर ये गिर जाता है झड़ करके। अब तो खास करके चना और मसूर में फूल आने लगा है, कई कई जगहों पर चना की जो पुष्ट जो उसका फल है वो भी देखने को मिल रहा है। तो सर ऐसे में उन कीटों को दूर करने के लिए जिससे ज़्यादा पैदावार हमारे किसान भाइयों को प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें? हाँ, किसान भाइयों जैसा कि बताया आपको, जो है वो जो चना में जो कीट लगता है उसका नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। बहुत ही जो है खतरनाक कीट है और बहुत बड़ा और जो बहुत ही नुकसान करता है। कभी कभी तो चना में ये 50% से जो है अधिक तक अगर जो किसान भाई खेत में ध्यान नहीं दिए, उसमें छिड़काव नहीं किए, तो इतना पूरा दाना खा जाएगा, खाली वहाँ पे जो है वो उसका दाने का खोल ही बचता है, नहीं तो सब खत्म कर देता है। तो उसके लिए किसान भाइयों को शुरुआत में ही, जैसे कि अभी चना में फूल शुरू हो चुका है, कहीं कहीं हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, जैसे ही चना में फूल शुरू हो जाए तो किसान भाइयों को ध्यान देना है कि जो है अपना एक सफ़ेद गमछा या कपड़ा लेके जाएं और जो हमारा चना लगा हुआ है उसके बीच में 1 मीटर के आसपास वो गमछा बिछा देंगे और फिर चने की फसल को ऐसे ऐसे करके हाथ से उसको जो झटक देंगे। तो उससे क्या होगा, जितने भी वो हरे हरे उसके लार्वी, पिल्लू बोलते हैं हम लोग, वो आपके उस पे गिर जाएंगे गमछा पे। तो ऐसे करके हम 4 से 5 जगह करेंगे खेत में। अगर उस 5 जगह में से हमारा 2 से ज़्यादा में एक लार्वा भी मिल जाता है तो समझिए कि आपको अब स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी खेत में। तो उसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों, आप जो है नीम ऑयल एजाडिरेक्टिन 10,000 ppm का एक घोल बाज़ार में उपलब्ध है, जो जैविक भी है, उसका आप जो है 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, जैसे ही आपका जो फूल से फल बनना शुरू हो जाए तो उस समय एक स्प्रे कर देना है। उसके बाद भी फिर हमें मॉनिटर करते रहना है। मॉनिटरिंग के लिए हम उसमें फेरोमोन ट्रैप आते हैं, जिसको जो प्रकाश परपंच भी बोलते हैं। फेरोमोन ट्रैप जो है गंध प्रकाश बोलते हैं उनको। तो वो लगाने से क्या होता है, उसमें हमारे जो इसके जो अंडे देने के लिए जो हमारी फसल में आए हैं कीड़े, वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं और हम जाके देखते हैं कि उसमें कीड़े फंसे हुए हैं। तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारे खेत में कितने कीड़े का प्रकोप हो चुका है। तो उसको देख के भी हम फिर दूसरा स्प्रे प्लान कर सकते हैं। अगर खेत में जो है कीड़ों की संख्या काफ़ी हो जाए तो किसान भाइयों, इमामेक्टिन बेंजोएट करके एक जो है कीटनाशी बाज़ार में उपलब्ध है, उसका आप आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करेंगे। या ये ना मिले तो आप क्लोरेन ट्रानिलिप रोल करके एक जो है कीटनाशी बाज़ार में उपलब्ध है, वो ये अगर मिलता है आपको तो ये आपको 30 ml 1 एकड़ के लिए 150 लीटर पानी में घोल बना के आप स्प्रे करेंगे तो हमारे इस कीट का प्रकोप ना के बराबर होगा और आपकी फसल अच्छी होगी, नुकसान नहीं होगा। सर, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपके संदेश के रूप में भी हम लेना चाहेंगे कि दलहनी फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए हमारे किसान भाई कौन सी ज़रूरी सावधानी को बरतें? हाँ, किसान भाइयों देखिए, दलहनी में जो कीड़े के अलावा, बीमारी के अलावा हमारा जो है खरपतवारों की बहुत समस्या है। जैसे गेहूं की फसल है, हम गेहूं में क्या करते हैं, खरपतवार हो जाते हैं तो हम पहले पटवन पे 20 से 25 दिन पे उसमें दवा छिड़कते हैं तो हमारे खरपतवार मर जाते हैं। लेकिन अभी जो है दलहनों में ये बड़ी समस्या है कि एक बार जन्मने के बाद फिर खरपतवार मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, हाथ से भी संभव नहीं होता है। तो उसके लिए किसान भाइयों को हम सलाह देंगे कि जब वो अपना जो है चना या मसूर खेत में बोने जा रहे हैं, बोने के बाद वो खेत में चौकी ज़रूर दें और महीन बनाएं खेत को। उसके बाद उसमें पेंडामेथिलीन एक केमिकल है, उसका स्प्रे कर देंगे तो उससे हमारे जितने भी खरपतवार हैं वो ना के बराबर जन्मेंगे और हमारी जो बढ़वार अच्छी होगी। और बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। ट्राइकोडर्मा से अगर बीज उपचार कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये दोनों बाज़ार में उपलब्ध हैं। दोनों का जो है ट्राइकोडर्मा जो है 10 ग्राम और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 10 ग्राम, दोनों को लेकर बीज उपचार करके बोएंगे तो हमारा जो सूखने की समस्या है वो ना के बराबर होगी। अगर ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास उपलब्ध ना हो आपको किसान भाइयों, तो आप लोग जो है वीटावैक्स जो है बाज़ार में एक जो है फफूंदनाशी उपलब्ध है, उसका 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करके बुनेंगे तो जो है हमारा सूखने की समस्या बहुत कम होगी। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि दलहनी फसलों का ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसको अपनाकर आप दलहनी फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों,
आज आपने हमारे विशेषज्ञों से काफ़ी कुछ जाना। हमें पूरी उम्मीद है इन जानकारियों को उपयोग में लाकर आप अपनी खेती किसानी को और बेहतर बनाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति का वक्त हो गया है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अब मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।